हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं और फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस एंड एग्जीक्यूट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड इन मेन फंक्शन। यार बेसिकली प्रोग्रामिंग में फंक्शन एक ऐसा सेट ऑफ कोड होता है जिसे हम मेन फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ अभी हम देखते हैं, पर उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि फंक्शन बनाने का क्या मतलब है। इसको समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यार, हम सब ने टीवी रिमोट तो यूज़ किया ही होगा, है ना। बचपन में कार्टून्स और मूवीज़ देखते थे, पर भाई अब तो सबके पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, सब वहाँ बिजी रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। टीवी रिमोट पर काफ़ी सारे बटन्स होते थे, सब बटन्स के अलग अलग यूजेस होते थे। लाइक वॉल्यूम कम ज़्यादा करना हो या चैनल आगे पीछे करना हो, सभी बटन्स की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। इसी तरह यार हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि हम किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। जैसे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिमोट पर एक बटन होता है, हम अगर इस बटन को मल्टीपल टाइम्स प्रेस करते हैं तो ये अपनी फंक्शनैलिटी यानी वॉल्यूम बढ़ाने के टास्क को मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट करता है। सेम इसी तरह हम अपने फंक्शंस को भी मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। सो फंक्शन का यूज़ हम किसी फंक्शनैलिटी को रिपीट करने के लिए करते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने कोड और भी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं। इसमें हम एक बार अपना कोड लिख देंगे और फिर जब भी नीड होगी तो हम उसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। होप सो फंक्शन के बारे में आपको एक बार अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एक बार हम कोड करके देखते हैं। ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, फंक्शंस। इसमें एक न्यू फाइल बना लेते हैं, basic.c। इंटर मारते हैं, यहाँ पे लिखते हैं #include studio.h। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार int main राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में हम करते हैं printf, प्रिंट कर दो जी नीट रूट्स, लास्ट पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिटर्न कर दो 0। ठीक है, इतने का तो आपको पता है ना। इसको रन करेंगे तो हमारे पास नीट रूट्स प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार रन करते हैं तो बढ़िया, हमारे पास नीट रूट्स प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमें 3 बार नीट रूट्स प्रिंट करना हो तो हम ऐसा करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं \n, यहाँ पे भी \n और यहाँ पर भी \n। बढ़िया, इसको रन करते हैं तो इसने क्या कर दिया, 3 बार नीट रूट्स प्रिंट कर दिया। यार बेसिकली इसको समझो कि हमारे पास एक टास्क है। टास्क क्या है जी, हमें प्रिंट करवाना है नीट रूट्स। अब नीट रूट्स प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास कोड क्या बनता है, printf, उसके बाद आती है राउंड ब्रैकेट्स, उसमें हम लिखते हैं कोटेड कॉमास में नीट रूट्स और लास्ट पे आ जाता है सेमीकोलन। समझ लो ये हमारे पास है कोड। ये कोड एग्जीक्यूट होके हमें नीट रूट्स प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें नीट रूट्स 3 बार प्रिंट करना था तो हमें ये सारा कोड 3 बार लिखना पड़ा, है ना। बट आपको याद होगा कि लूप्स में हमने बात की थी कि अगर एक ही काम को बार बार ऐसे रिपीट करना हो तो हम लूप्स की हेल्प लेते हैं और इसको इजीली जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बट यहाँ पर ना बात थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फंक्शन को। तो यार ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर एक फंक्शन पहले अलग से बना लेते हैं और बाद में मेन में उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एक बार इसको कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं void print nr के नेम से। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बना लिया print nr के नेम से। यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसमें अब हम लिख देते हैं ये वाली स्टेटमेंट। ये पूरी लाइन उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से कर देते हैं इनको रिमूव। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। ये क्या है जी, इसमें हम प्रिंट कर देंगे नीट रूट्स को। समझ रहे हो ना, एक हमने अलग से फंक्शन बना लिया। अब मेन फंक्शन में इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट nr और राउंड ब्रैकेट्स, लास्ट पे लगा देते हैं सेमीकोलन। जस्ट हमें इतना सा काम करना है, मतलब उस फंक्शन का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे। एक बार इसको रन करते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। रन किया, नीट रूट्स प्रिंट हो गया हमारे पास। अब एक बार इसको समझो कि इसमें क्या हो रहा है। तो यार एक बात अपने माइंड में आप रख लो कि जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। मतलब कि उससे ऊपर जितने भी हमारे फंक्शन हैं कंपाइलर उनको नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। यहाँ पे आए मेन फंक्शन में क्या है हमारे पास, प्रिंट nr, मतलब हम अपने प्रिंट nr फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसके लिए अब हम चले गए इसमें प्रिंट nr वाले फंक्शन में। इसमें हमारे पास क्या है, प्रिंट कर दो जी नीट रूट्स। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास नीट रूट्स प्रिंट हो गया एक बार। तो अब अगर हमें 2 बार नीट रूट्स प्रिंट करना हो तो हम सिर्फ इस नेम को कॉपी करेंगे, यहाँ पर नेम लिख देंगे 2 बार, नीट रूट्स कॉपी कर दो, यहाँ पे भी कर दो नीट रूट्स कॉपी, 3 बार कॉपी कर दो। इसको रन करो, 3 बार नीट रूट्स प्रिंट हो गया। तो यार अभी भी आपके माइंड में यही चीज़ आ रही होगी कि ये ईजी सा काम है, इसको हम लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। बट अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन नहीं थी, यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी था। नेक्स्ट लाइन पे था हमारे पास प्रिंट कर दो जी हमें nr प्रिंट कर दो। ठीक है, हमारे पास ये कोड है। यहाँ पे एक बार \n लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको रन करते हैं। अब क्या होगा,
अब यहाँ पर आए ना, जब हम इस फंक्शन को एक बार हमने कॉल किया, ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट होंगी हमारी नीट रूट्स, और नेक्स्ट लाइन पे एनआर प्रिंट हो गया। ये हमारा इतना कोड एग्जीक्यूट हुआ और ये आउटपुट आ गई हमारे पास एक बार। फिर दूसरी बार चले, दूसरी बार भी ये इतना कोड एग्जीक्यूट हुआ और ये इतनी आउटपुट आ गई हमारे पास। तो समझ रहे हो ना, मतलब हमने एक कोड को एक न्यू फंक्शन में स्टोर कर लिया। अब हम अपने मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यार ये फंक्शंस का कुछ ऐसा सीन होता है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एक बेसिक फंक्शन का स्ट्रक्चर। एक फंक्शन में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 पे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स और फंक्शन की बॉडी में लिखा गया कोड। एक फंक्शन में मेन ये वाली 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले है रिटर्न टाइप। ये बताता है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपने मेन फंक्शन में इंट रिटर्न टाइप को यूज किया है, इसका मतलब है कि हम कोई इंटीजर रिटर्न करेंगे। जैसा कि अब तक के सभी कोड्स में हम कोड को एंड करने के लिए रिटर्न 0 लिखते थे, मतलब यहाँ पर हम 0 रिटर्न कर देते थे। फिर है फंक्शन नेम। ये सिंपली फंक्शन का नाम होता है जो हम अपने हिसाब से रखते हैं। फंक्शन को किसी दूसरी जगह कॉल करने के लिए हम इसी नेम को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड में हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया void print nr के नेम से, और सिंपली मेन फंक्शन में हम उसे कॉल कर लेंगे। इसके बाद हमारी फंक्शन की बॉडी आती है जहाँ पर एक्चुअल कोड लिखा होता है, यानी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने printf फंक्शन का यूज किया नीट रूट्स को प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा ना यहाँ पर छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक बार देखो, यहाँ पर है हमारे पास मेन फंक्शन। सबसे पहले हम मेन फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो यार हमारा कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। मतलब जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। हम बाकी के फंक्शंस को भी मेन में ही कॉल करते हैं। पूरे कोड में बस एक ही मेन फंक्शन होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट पे हम जो रिटर्न लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन यहाँ पर खत्म होता है। जहाँ पर भी हमारा रिटर्न का वर्ड आ जाएगा वहां पर हमारा प्रोग्राम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। अगर हमें फंक्शन में कुछ वैल्यूज पास करनी हो जो फंक्शन के लिए काम आएंगी तो हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ये वैल्यूज फंक्शन के अंदर यूज होती हैं। पैरामीटर्स को जरा कोड करके समझते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, parameters.c, एंटर मारते हैं। एक बार इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो यार पैरामीटर्स को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम 2 नंबर्स का सम फाइंड करेंगे। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं #include studio.h। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंट मेन। एक बार अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, जिन 2 नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है सबसे पहले उनकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, इंट a एंड b। वेरिएबल बन गए। अब इनकी वैल्यू यूजर से एज इनपुट ले लेते हैं। फटाफट से यहाँ पे लिखते हैं printf इनटू एंटर द वैल्यू ऑफ a। नेक्स्ट लाइन पे इसको स्कैन कर लेते हैं, scanf इनटू %d, एंड a की वैल्यू स्कैन कर ली हमने। सेम इन्हीं 2 लाइंस को कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इधर ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम b की वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं b और यहाँ पे भी b। परफेक्ट, a और b की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम 2 नंबर्स का सम फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं void add नेम का एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, इंट a, इंट b। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स डिक्लेयर हो गए। अब आएंगी हमारी कर्ली ब्रेसिस। इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रिंट कर दो जी हमें printf इनटू %d, a प्लस b कर दो। ठीक है, हमें a और b का सम फाइंड कर दो। ये हो गया। और यहाँ पर हम इसे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड इनटू a, b। कोड हो गया हमारा रेडी। अब एक बार इसको रन करते हैं, Ctrl+Alt+N। a की वैल्यू इंटर करते हैं 7, b की वैल्यू इंटर करते हैं 8, क्या आ गया 15। इन दोनों का सम फाइंड कर दिया। अब एक बार इस कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे हम अपने मेन फंक्शन में। यहाँ तक हम अपने 2 नंबर्स यानी a और b की वैल्यू स्कैन कर लेंगे। उसके बाद हमने एक ऐड नाम का वेरिएबल कॉल किया है। यहाँ पर हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया ऐड नेम से। यहाँ पर हमने अपने 2 पैरामीटर्स डिक्लेयर कर दिए और नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट कर दिया जी a और b का सम, मतलब a प्लस b। इतना कर दिया। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू हम इंटर कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू इंटर कर दी 7 प्लस b की वैल्यू इंटर कर दी 8, 7 प्लस 8 15 बन गया। तो ये 15 प्रिंट कर देगा। परफेक्ट, ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट पैरामीटर्स का। बट अगेन यार पैरामीटर्स हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। जब कभी हमें कुछ वैल्यूज पास करने की नीड पड़ती है तब हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को समझते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में सबसे पहला डिफरेंस है, आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो कि वैल्यूज़ दैट आर पास्ड इन फंक्शन कॉल। इसका क्या मतलब है कि ये वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो हम तब यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये हमने कोड लिखा है ना, तो मेन फंक्शन में जो हमने अपना फंक्शन कॉल किया है ना, यहाँ ब्रैकेट्स में हमने जो a और b लिखा है ना, ये हमारे पास हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
पैरामीटर्स आर वैल्यूज इन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। मतलब पैरामीटर वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज होती हैं। देखो हमारे कोड में जब हमने न्यू फंक्शन डिक्लेयर किया ना, तब हमने ब्रैकेट्स में क्या लिखा था, इंट ए एंड इंट बी। तो ये दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज हो रही हैं। ये हमारे पास हैं पैरामीटर्स। उसके बाद है आर्गूमेंट्स यूज टू सेंड वैल्यू एंड पैरामीटर्स यूज टू रिसीव वैल्यू। ठीक है, अब एक बार इस वाली बात को समझो। जैसे यहाँ पर हमारे ये दो आर्गूमेंट्स हैं ना, ए एंड बी, ये हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वैल्यू सेंड करने के लिए। ये वैल्यू कहाँ पर सेंड कर रहे हैं, ये हमारे ऐड नेम के फंक्शन में वैल्यू सेंड कर रहे हैं, ए एंड बी की वैल्यू। उसके बाद ये जो हमारे दो पैरामीटर्स हैं, इंट ए एंड इंट बी, ये उस वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं। ए की वैल्यू तो हमने मेन फंक्शन में स्कैन की थी ना, ए एंड बी की वैल्यू, बट यहाँ पर क्या है, अब जो हमने वैल्यू रिसीव की थी ना, वो हमारे आर्गूमेंट्स ने सेंड कर दी और पैरामीटर्स ने रिसीव कर ली, और वो वैल्यू चली गई ऐड फंक्शन में, और ऐड फंक्शन में a प्लस बी में a और b की वैल्यू चली गई। ठीक है, ये वाला डिफरेंस भी क्लियर हुआ। उसके बाद आर्गूमेंट्स को हम एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं। मतलब आर्गूमेंट्स का दूसरा नाम एक्चुअल पैरामीटर है, और पैरामीटर को हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ये जो हमारे पास दो आर्गूमेंट्स हैं ना, ए एंड बी, और दो पैरामीटर्स हैं इंट ए एंड इंट बी, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारा आर्गूमेंट ए है ना और जो हमारा पैरामीटर है ए, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए पैरामीटर्स का नाम भी ए एंड बी लिख दिया था, बट देखो अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स लिख दिया और वाई लिख दिया, मतलब हमारे एक्स और वाई नाम के दो पैरामीटर्स बन गए। तो यहाँ पर एक बार हम करते हैं एक्स प्लस वाई, इसको रन करते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ ए 7, इंटर वैल्यू ऑफ बी 3, आ गया 10। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, यहाँ पर हमारे पास दो डब्बे थे, ए और बी, उनमें हमने वैल्यू यूजर से स्कैन की, उसने हमें ए की वैल्यू दी 7 और बी की वैल्यू दे दी 3। उसके बाद हमारे इस फंक्शन में, इसमें हमारे पास क्या है, एक डब्बा है एक्स नेम से और एक डब्बा है वाई नेम से। तो यार देखो हमारे पास तो ए और बी की वैल्यू आई है, एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, और हमने एक्स और वाई को ऐड किया तो इसने हमें क्या दे दिया, 10 नहीं, मतलब 7 + 3 कर दिया, है ना। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो यार बेसिकली यही चीज़ है कि आर्गूमेंट्स हमारे वैल्यू सेंड करते हैं और पैरामीटर्स वैल्यू रिसीव करते हैं। यहाँ पर ए आर्गूमेंट की जो वैल्यू थी ना, वो सेंड कर दी, और जो एक्स पैरामीटर है उसने वो वैल्यू रिसीव कर ली। मतलब एक्स नामी डब्बे में भी ए की वैल्यू ही चली गई, और इसी तरह वाई वाले डब्बे में बी की वैल्यू चली गई। आज की क्लास में इस बात को ज़रा इतना सा ही डिस्कस करते हैं। पॉइंटर्स वाली क्लास में इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। होप सो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर तो हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो टेंशन ना लो, पॉइंटर्स वाली जब वीडियो आएगी ना तो उसमें इस चीज़ को डिटेल में कवर किया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन सी में पहले से ही डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन। इसके अलावा भी हमारे कुछ फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास है SQRT फंक्शन, और पावर के लिए POW फंक्शन। मेन फंक्शन का तो आपको पता चल गया ना कि मेन फंक्शन वो होता है जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, और इसी फंक्शन में हम अपने बाकी फंक्शंस को कॉल करते हैं। प्रिंट एफ और स्कैन एफ का तो बहुत पहले से ही आपको पता है कि ये आउटपुट और इनपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ हमारा कोई चीज़ प्रिंट करके दे देता है, स्क्रीन पे हमें आउटपुट दे देता है, और स्कैन एफ को यूज़ करके हम वैल्यू यूज़र से एज आ इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद पावर के लिए ये जो POW है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, power.c, इंटर मारते हैं। एक बार ये वाला सारा कोड कॉपी कर लाते हैं, पेस्ट किया यहाँ पे। इस फंक्शन को भी कर दो रिमूव, इसको भी कर दो रिमूव। बढ़िया, इतना हमने लिख लिया। अब यार आपको पता है कि हमें अगर किसी भी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है a और उसकी पावर है n, हमने a की पावर n फाइंड करनी हो तो हमारे पास क्या होता है, हम लिखते होते हैं a और ये सिंबल डालते होते हैं यानी शिफ्ट 6 वाला, और हम लिख देते होते हैं n। ठीक है, हम जनरल में एक बात कर रहे हैं, a की पावर n लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं। बट यार ये चीज़ करते हैं हम मैथ में, प्रोग्रामिंग में ये चीज़ नहीं चलने वाली। प्रोग्रामिंग में पावर लिखने के लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड होता है। सबसे पहले देखो यार, ये जो हमारे पास a की पावर n है ना, मतलब a हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेस है। हम लिख देते हैं a हमारे पास है बेस, और हमारे पास जो n है पावर में, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोनेंट। a हमारे पास बेस है और n हमारे पास एक्सपोनेंट है। ऐसा करते हैं, अपने बेस और एक्सपोनेंट की वैल्यू यूज़र से स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट बेस एंड एक्सपोनेंट, तो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए, इनकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। लिखेंगे प्रिंट एफ इंटू इंटर वैल्यू ऑफ बेस, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं स्कैन एफ इंटू %d,
एंड बेस, लास्ट पे सेमीकोलन लगाते हैं, ये 2 लाइंस कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे वापस पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्सपोनेंट की वैल्यू एज अ इनपुट, यहाँ पे लिखते हैं इंटर वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्सपोनेंट। बढ़िया, हमें बेस और एक्सपोनेंट की वैल्यू एज अ इनपुट मिल जाएगी। अब हम यूज़ करेंगे अपना पावर फंक्शन। इसके लिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं इंट पावर नेम से, और उसमें हम स्टोर क्या करते हैं, बेस की पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब जो भी बेस होगा उसकी पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो हम वो स्टोर करेंगे। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है पहले POW हमारा पावर फंक्शन, उसके बाद हम लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स और फर्स्ट पे हमारा बेस लिखते हैं, कोमा लगा के एक्सपोनेंट लिखते हैं। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी कर चुके थे, अभी थोड़ा सा और डिटेल में देख रहे हैं। पावर लिखने के लिए हम POW लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट्स में पहले हम अपनी बेस लिख देते हैं और कोमा लगा के आ जाता है एक्सपोनेंट। बेस मतलब जिसकी पावर लेनी हो और एक्सपोनेंट मतलब जितनी पावर हो। क्लियर। नेक्स्ट लाइन पे इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटू %d कोमा प्रिंट कर दो जी पावर, सेमीकोलन लगाते हैं। अब हम इसको रन करते हैं एक बार। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। अच्छा यार, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर हमें एक और हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, #include into math.h। हमें यहाँ पर ये वाली हेडर फाइल भी यूज़ करनी पड़ेगी। ये जो पावर फंक्शन है ना, इसकी लाइब्रेरी मैच होगी math.h वाली हेडर फाइल से, इसलिए हमने math.h वाली हेडर फाइल भी इंक्लूड कर ली। अब एक बार इसको रन करते हैं। बढ़िया, रन कर गया। बेस की वैल्यू हम इंटर कर देते हैं 4 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 3। 4 की पावर 3 हमारे पास क्या बनेगा 64। इंटर मारते हैं तो परफेक्ट, इसने हमें 64 ही प्रिंट कर दिया। एक बार फिर से इसको रन करते हैं। इंटर दी वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू इंटर कर देते हैं हम 7 और एक्सपोनेंट की वैल्यू इंटर कर देते हैं 5। 7 की पावर 5 क्या बनेगा 16,807। तो यार ये था पावर फंक्शन को यूज़ करने का तरीका, मतलब पावर फंक्शन को यूज़ करते हुए पावर फाइंड करने का मेथड। नेक्स्ट हमारे पास एक SQRT फंक्शन था। तो यार बेसिकली ये हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसका भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं square_root.c। इंटर मारते हैं, ये पावर वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब इसमें हमें थोड़े चेंजिंग करने पड़ेंगे। एक बार ये सारा डिलीट कर देते हैं, एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं इंट x के नेम से, और इसमें हम स्टोर क्या कर देते हैं SQRT √25। ये स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटू %d, यहाँ पर लिख देते हैं x, सेमीकोलन आएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो परफेक्ट, इसने हमें 5 ही आउटपुट दे दी। अब इसी तरह अगर हमें 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो क्या आएगा हमारे पास 8। SQRT यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का भी यूज़ आ गया। ये थे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, या बोल लो कि लाइब्रेरी फंक्शंस। सेकंड आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जिसमें हम खुद से फंक्शन डिफाइन करते हैं, यानी खुद से फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन को हम डिफरेंट टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेयर करने की 4 टाइप्स होती हैं, वॉइड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, वॉइड पैरामीटराइज्ड फंक्शन, रिटर्न टाइप नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड फंक्शन। यार हो सकता है नाम सुनने में आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हों, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन बड़े बड़े नामों के पीछे बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, और जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन सभी में हम इन्हीं टाइप्स को यूज़ करते हुए अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आता है वॉइड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। इसमें हम अपना फंक्शन वॉइड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, देन करली ब्रेसिस में कोड लिखते हैं, और करली ब्रेसिस को क्लोज करने से पहले रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न कीवर्ड का यूज़ हम किसी फंक्शन को एंड करने के लिए करते हैं। वॉइड फंक्शन में रिटर्न के साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हम फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होते। इवन अगर हम रिटर्न कीवर्ड भी ना लिखें तो भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फटाफट से एक बार इसका कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, void non parameterized.c। ठीक है, ये नाम लिख लेते हैं। एक बार इसको एंटर करते हैं। तो यार यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं #include studio.h। नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं int main राउंड ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रेसिस। इसमें एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न 0। ठीक है, ये इतना कोड हमने लिख लिया। इससे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फंक्शन बनाते हैं void। ठीक है, एक void text नेम का फंक्शन बना लिया। अब इसमें आएंगी करली ब्रेसिस, और इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट एफ इंटू प्रिंट क्या कर दो जी नीट रूट्स, लिख दो नीट रूट्स, सेमीकोलन लगाते हैं। ये हमने एक टेक्स्ट नेम का फंक्शन बना लिया वॉइड रिटर्न टाइप को यूज़ करते हुए। अब सिंपली इसको इधर कॉल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट राउंड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो परफेक्ट, इसको रन करेंगे तो हमारे पास नीट रूट्स प्रिंट हो जाएगा। तो यार ये सिंपल सा था, इसको हमने पहले भी एक बार देख लिया था, बट अब इसका हमें नाम भी पता चल गया। इसे बोलते हैं वॉइड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। एक बार इसको क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न की। तो मैंने बोला था कि यहाँ पर हम सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे करली ब्रेसिस को क्लोज करने से पहले।
यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिखना है। इसमें हम वॉइड रिटर्न टाइप यूज़ कर रहे हैं और वॉइड में हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते। जैसे यहाँ पर हमने इंट रिटर्न टाइप यूज़ की थी ना, और हम यहाँ पर एक इंटीजर रिटर्न कर रहे थे 0, बट यहाँ पर वॉइड रिटर्न टाइप है तो यहाँ पर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिटर्न लिख दो, रन करो इसको, नीट प्रिंट हो गया। अगर ये रिटर्न कीवर्ड ना भी लिखें तो भी हमारी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो बढ़िया नीट सी प्रिंट हो गया वापस। हम चाहे तो अपने मेन फंक्शन में भी इंट रिटर्न टाइप की जगह वॉइड रिटर्न टाइप को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। एक बार इसको करके देखते हैं। यहाँ पर इंट की जगह लिख देते हैं वॉइड लिख दिया और यहाँ पर रिटर्न 0 की जगह रिटर्न सिर्फ रहने देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो परफेक्ट सेम ही आउटपुट आ रही है, नीट प्रिंट हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम रिटर्न का कीवर्ड हटा ही दें बिल्कुल, अब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। इसको अब रन करते हैं, अगेन नीट प्रिंट हो गया। तो यार मोटा मोटा इसका ये मतलब है कि जब भी वॉइड रिटर्न टाइप को हम यूज़ करते हैं तो हम फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करते। आगे मूव करते हैं। सेकंड पे हमारे पास वॉइड पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जैसा कि हमने सीखा था, पासिंग एनी डाटा टू द फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर सेम वेरिएबल की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई वैल्यू अपने फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। वॉइड पैरामीटराइज्ड फंक्शन को कोड करके समझते हैं। हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, वॉइड पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, पैरा लिख देते हैं इतना और डॉट सी लगा के एंटर करते हैं। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं #include tdio.h। यहाँ पे लिख लेते हैं इंट मेन राउंड ब्रैकेट्स देन करली ब्रेसिस और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिटर्न 0। इतना लिख दिया। अब देखो, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले फिर हम ऐसा करते हैं कि उन 3 नंबर्स की वैल्यू एज आ इनपुट ले लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम 3 वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, इंट a, b एंड c। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल स्टोर कर लिए। अब फटाफट से इनकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। इसका आपको आइडिया है ही। एक बार लिखते हैं printf इंटू इंटर द वैल्यू ऑफ a, सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं scanf इंटू %d, कॉमा एंड a। इसके लास्ट पे भी सेमीकोलन लगाते हैं। अब फटाफट से इन दोनों लाइंस को कॉपी करते हैं और नीचे चल के पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम स्कैन करेंगे b की वैल्यू, तो यहाँ पे b लिख देते हैं, यहाँ पे भी b लिख लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर c लिख देते हैं और यहाँ पर भी c लिख देते हैं। 3 नंबर्स की वैल्यू हमें एज आ इनपुट मिल जाएगी। यहाँ पर एक न्यू फंक्शन बनाते हैं वॉइड ऐड के नेम से, और इसमें हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, इंट a, इंट b एंड इंट c। ये हमने 3 इसमें पैरामीटर्स रख लिए अपने, और यहाँ पर लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स और इसमें लिखेंगे अपना कोड। कोड क्या लिखेंगे हम, प्रिंट कर दो जी हमें printf इंटू %d a प्लस b प्लस c। हमें तीनों नंबर का सम फाइंड कर दो। अब फटाफट से यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऐड, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं a, b, c। अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन लगा देते हैं। अब फटाफट से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इंटर दी वैल्यू ऑफ a 4 इंटर कर दी, इंटर दी वैल्यू ऑफ b 7 इंटर कर दी, इंटर दी वैल्यू ऑफ c 4 इंटर कर दी, तो हमारे पास तीनों का सम प्रिंट हो गया यानी 15। अब एक बार समझ लेते हैं कि इस कोड में क्या हो रहा है। यहाँ तक हम a, b और c की वैल्यू स्कैन कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। वॉइड रिटर्न टाइप को यूज़ करके हमने ऐड फंक्शन बनाया है और उसमें हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, इंट a, इंट b एंड इंट c। ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब ये पैरामीटर्स a, b और c की वैल्यू जो हम यूज़र से लेंगे ना, उसको रिसीव कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन पे हमने इन तीनों को सम करके प्रिंट कर दिया। तो यार ये था सिंपल सा वॉइड पैरामीटराइज्ड फंक्शन। नंबर 3 पे हमारे पास रिटर्न टाइप नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। इस तरह के फंक्शन में हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं लेकिन हम उसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं करते। तो यार इस तरह के फंक्शन का यूज़ हम आगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में एक्सेस मॉडिफायर से प्राइवेट डाटा एक्सेस करने के लिए करते हैं। अभी के लिए एक बार इसका कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, रिटर्न टाइप नॉन पैरामीटराइज्ड.c इंटर मारते हैं। एक बार ये वाला सारा कोड कॉपी कर लाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इन लाइंस को रिमूव करते हैं और यहाँ पर इंट लिख देते हैं। फंक्शन को भी नहीं अभी हम कॉल कर रहे, यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न 0। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एक बार ये वाली लाइन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये वाली लाइन भी रिमूव कर देते हैं और वॉइड की जगह लिख देते हैं इंट। यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न 0 और यहाँ पर भी वॉइड की जगह लिख देते हैं इंट, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं इंट नम के नेम से। ठीक है, एक नम नेम से हमने डब्बा बना लिया और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी 10। अब हम ऐसा करते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम रिटर्न और क्या रिटर्न कर दो जी, नम की वैल्यू। यहाँ पे नम लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट नाम के फंक्शन को अपने मेन फंक्शन में कॉल करना है। इसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं इंट n के नेम से और उसमें हम कॉल कर लेते हैं अपने टेक्स्ट फंक्शन को। लिखते हैं टेक्स्ट राउंड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। अब फटाफट से n को प्रिंट कर लेते हैं, printf इंटू %d, n लास्ट पे सेमीकोलन। हमने अपना फंक्शन कॉल कर लिया। अब एक बार इसको रन करते हैं।
ये हमारे पास क्या आ गया 10। अब इसको समझो हमारे पास ये 10 कैसे आया, इसको एक बार छोटा करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास था एक num नेम का वेरिएबल, ठीक है, और उसमें वैल्यू स्टोर थी 10 और हमने ये num की वैल्यू रिटर्न कर दी अपने फंक्शन को। और जब हम अपना ये फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे ना तो यहाँ पर वो रिटर्न की गई वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर वैल्यू 20 होती, 20 लिख लो, तो क्या होना था 20 प्रिंट हो जाना था। एक बार इसको देखो तो हमारे पास 20 प्रिंट हो गया। होप सो रिटर्न टाइप नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड फंक्शन। इसका नाम सुनकर ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। इस तरह के फंक्शन में हम वैल्यूज़ को रिटर्न भी करते हैं और उसमें हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं। अब फटाफट से इसको कोड करके समझ लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड फंक्शन .c। ठीक है, ये फाइल हमने बना ली, इसको क्लोज कर देते हैं एक बार, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और अब आते हैं यहाँ पे, पहले हमारी हैशटैग इंक्लूड वाली लाइन आ जाएगी, फिर आ जाएगी studio.h। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट मेन राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं रिटर्न 0। परफेक्ट, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, इंट डाटा के नेम से राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में लिखेंगे हम अपना कोड। तो यार जैसा कि आपको पता है रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड फंक्शन में हम कोई ना कोई वैल्यू भी फंक्शन को रिटर्न कर रहे होंगे और पैरामीटर भी बना रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर बना लेते हैं इंट ए के नेम से और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं जी वही ए की वैल्यू। यहाँ पर ए हम फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी। अब फटाफट से अपने मेन फंक्शन में अपने डाटा वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं इंट एन के नेम से और इसमें हम कॉल करेंगे डाटा को, लिख देते हैं डाटा और लास्ट पे सेमीकोलन। तो यार जैसा कि हम पैरामीटर्स में कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इस पैरामीटर के लिए जो वैल्यू हमने देनी है वो हम यहाँ पर एज आर्गुमेंट देंगे। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल दे देते हैं 50। ए की वैल्यू हमने दे दी 50। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटू %d कॉमा आएगा, एन लिख दो, लास्ट पे लगा दो सेमीकोलन। एक बार इसको रन करते हैं, हमारे पास आउटपुट आ गई 50। ये आउटपुट 50 कैसे आई, अब इस चीज को समझते हैं। एक बार यहाँ पर देखो, ये था हमारे पास इंट एक पैरामीटर, इसने वैल्यू रिसीव करनी थी। वैल्यू सेंड किसने करनी थी, आर्गुमेंट ने। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू सेंड क्या हुई 50, ये वैल्यू सेंड हुई और हमारे पैरामीटर इंट ए ने ये वैल्यू रिसीव कर ली। तो मतलब यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू हो गई 50 और हमने ये जो ए की वैल्यू 50 थी रिटर्न कर दी अपने फंक्शन को। और जब हमने अपना फंक्शन वापस कॉल किया तो हमारे पास उस फंक्शन की वैल्यू 50 थी, हमने प्रिंट किया तो हमारे पास आउटपुट आ गई 50। तो यार ये था हमारे पास रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए ये चारों टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट छोटी सी टाइप है, ये टाइप है मल्टीपल पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये सिंपल सा है, इससे हम अपने फंक्शन में एक से ज्यादा पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट है, एक बार खुद ट्राई करो। इसका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप खुद से कोड करो और फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स पास करो। अगर आप ऐसा सक्सेसफुली कर लेते हो तो इट्स गुड टू गो, बट अगर आपको दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट्स को एक बार देख लेना, उसमें आपको मल्टीपल पैरामीटराइज्ड फंक्शन का भी कोड मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शन प्रोटोटाइप का। यार ये इतना यूजफुल नहीं होता हमारे पास, बट फिर भी हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। काफी टाइम हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो यार इसके लिए अलग से कोड क्या लिखना, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने जो फंक्शन को समझने के लिए बेसिक वाली फाइल बनाई थी ना, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये वाला कोड ही ले लेंगे हम। न्यू फाइल बना लेते हैं prototype.c, एंटर मारो, ये वाला कोड कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। एक बार समझो हम ये वाली लाइन सिर्फ प्रिंट करेंगे एक नीट रूट्स को, और हम प्रिंट करेंगे बस एक बार ही। तो यहाँ से ये _n भी रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इसको एक बार रन करो। ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, नीट रूट्स। बट इसमें अगर आप देखो तो मेन फंक्शन आ रहा है हमारा नीचे और जो हमारा प्रिंट एन आ रहा है वो आ रहा है ऊपर। अगर हम इसको ऐसा करें, यहाँ से ये वाला फंक्शन हम उठा लें और यहाँ पे कर दें पेस्ट, तो अब क्या होगा, इसको रन करो तो अब आ रहा है हमारे पास एरर हमारे पास क्या आ रहा है, इसको एक बार देखो, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप एट टॉप लेवल। तो यार यहाँ पर बेसिकली हमारा प्रोटोटाइप का ही एरर आ रहा है। इसको देखो, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी हमें कोई फंक्शन डिक्लेयर करना होता है ना, या तो हम उसे अपने मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं, नहीं तो हमें प्रोटोटाइप का यूज़ करना पड़ता है। प्रोटोटाइप को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पे हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना ये वाले फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दें, void print nr ऐसे सेमीकोलन लगा दें। एक तो हम इस तरह से अपनी प्रोटोटाइप दे सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये लाइन लिख दी ना, तो अब इसको अगर रन करते हैं ना तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा और हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर नीट रूट्स प्रिंट हो गया। और दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर हम ये वाली लाइन यहाँ नहीं लिखना चाहते तो ये वाली लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेन फंक्शन में, जहाँ पर हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं ना, उससे पहले यहाँ पर वो लाइन लिख देते हैं। अब इसको एक बार रन करते हैं, अगेन हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये होती है प्रोटोटाइप। इतनी
इतनी यूज़फुल नहीं है, बट इसका फ़ायदा तब होता है जब हमने काफ़ी सारे फंक्शन बनाए होते हैं। बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने से हम बहुत कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ये था फंक्शन प्रोटोटाइप। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमें एक प्रोग्राम बनाना है, ये चेक करने के लिए कि नंबर 3 पर डिविजिबल है या नहीं। प्रॉब्लम तो आपको समझ आ ही गई होगी, तो चलो एक बार फटाफट से इसका कोड कर लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, डिविजिबल बाई 3 के नेम से .c एंटर करो और यहाँ पे लिखो हैशटैग इंक्लूड studio.h। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन राउंड ब्रैकेट्स, फिर आएंगी कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में हम एक बार लिख देते हैं रिटर्न 0। इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक हम वेरिएबल बनाते हैं इंट n के नेम से, इसकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे printf इंटू इंटर नंबर लिख दो, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते। नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे scanf इंटू %d कोमा एंड n की वैल्यू स्कैन कर ली। अब यहाँ पर एक न्यू फंक्शन बनाते हैं, void चेकिंग नेम दे देते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट्स आएंगी, उसके बाद आएंगी कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बीच में हम अपनी कंडीशंस दे देते हैं। अगर नंबर 3 पर डिविजिबल है तो हमें प्रिंट कर दो कि येस नंबर इज डिविजिबल ऑन 3, और अगर डिविजिबल नहीं है तो प्रिंट कर देना नंबर इज नॉट डिविजिबल ऑन 3। यहाँ पे लिखेंगे इफ नंबर n मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हम नंबर को 3 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर आ जाए 0, तो हमें प्रिंट कर देना printf इंटू नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये कंडीशन लगा दी। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें प्रिंट कर देना नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखो यार, यहाँ पर हम ना n वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, बट उसका पैरामीटर हमने बनाया ही नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इंट n, ठीक है, हमने एक n का पैरामीटर बना लिया जो कि इसकी वैल्यू रिसीव कर लेगा। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे, लिख देते हैं चेकिंग, राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगी और इनके बीच में हम लिख देते हैं n, मतलब यूज़र जो भी n की वैल्यू एंटर करेगा, ये आर्गूमेंट है, ये वैल्यू सेंड कर देगा अपने पैरामीटर को और उसी हिसाब से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड सारा लिख लिया, एक बार इसको रन करते हैं। इंटर नंबर इंटर कर दो 90, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यार आपको भी पता ही है 93 पर डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। एक बार फिर रन करते हैं। अब ऐसी वैल्यू देते हैं जो 3 पर डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू दे दी 25, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एक बार देख लेते हैं इस कोड में एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ तक हम n की वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया अपने चेकिंग वाले फंक्शन को। चेकिंग वाले फंक्शन में क्या था, अगर जो नंबर यूजर एंटर करता है उसको 3 पर डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर आ जाए 0, तो प्रिंट कर देना नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब रिमाइंडर उसका कुछ आ जाता है, 0 के अलावा कुछ आ जाता है, तो प्रिंट कर देना नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यार ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसमें हमें एक प्रोग्राम बनाना है ये चेक करने के लिए कि नंबर प्राइम है या नहीं। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यार सिंपली प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 7 है ना, तो 7 को ना हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ना 3 पे, ना 4 पे, मतलब 7 सिर्फ 7 पे डिविजिबल है और 1 पे डिविजिबल है। तो ये होते हैं अपने प्राइम नंबर्स। अब फटाफट से इसके लिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, नाम दे देते हैं प्राइम numbers.c, एंटर मारते हैं। एक बार ये वाला सारा कोड कॉपी कर लाते हैं, इधर कर देते हैं पेस्ट। अब आते हैं यहाँ पे, ये वाला पूरा हम एक बार रिमूव कर देते हैं। n की वैल्यू यहाँ तक हम स्कैन कर लेंगे और यहाँ पर चेकिंग फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर प्राइम नंबर्स के लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेंगी। तो यार सबसे पहले आपको बताता चलो, हमारे पास 1, 0 और माइनस में आते हैं ना जो भी नंबर्स, वो सब प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो सबसे पहले उसके लिए कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ इंटू लिखते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 1, देन प्रिंट कर देना हमें इंटू लिख देते हैं नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, एक कंडीशन होगी हमारी। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो नंबर हमारे पास अपने और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम बेसिकली चेक कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली थी 7 की। अब देखो 7 को हम कैसे चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 पे नहीं डिवाइड हो रहा, आगे बढ़ो। इसको डिवाइड करो 3 पे, 3 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, आगे बढ़ो। इसको 4 पे डिवाइड करो, 4 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, फिर आगे बढ़ो। 5 पे डिवाइड करो, 5 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, देन 6 पे डिवाइड करो। जब 6 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा तो मतलब ये अपने पास प्राइम नंबर है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू लिखेंगे अपनी इनिशियलाइजेशन कंडीशन। इनिशियलाइज करते हैं हम इंट i इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि चेकिंग स्टार्ट हम करते हैं 2 से, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 पे, फिर ऑनवर्ड चलता रहेंगे ऐसे ही। और हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, लूप हमारा तब तक चलता रहे जब तक i इज लेस देन, मतलब जैसे हमने पहले 2 पर डिवाइड किया था, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर डिवाइड किया था, और जैसे ही 7 आने वाला था हम वहाँ पे रुक गए थे, 6 पे ही हम रुक गए थे। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी i इज लेस देन n, सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पे अपडेशन कंडीशन लिख देते हैं i++। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कोड हमारे पास क्या है, इफ n मॉडुलस
i इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर हम अपने नंबर को i की वैल्यू पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर आ जाए 0, प्रिंट क्या कर देना, नंबर इज नॉट प्राइम। यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो यार यहाँ पर भी एक बार हम रिटर्न लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद अभी तक हमने जो भी कंडीशंस थी ना, एक नंबर प्राइम नहीं होता उसके लिए, वो सारी कंडीशंस लिख दी। अब नेक्स्ट पे हम लिख देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो प्रिंट कर दो प्रिंट एफ इंटू नंबर इज प्राइम, लास्ट पे लगा देते हैं सेमीकोलन और नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं रिटर्न। परफेक्ट, कोड हो गया हमारा रेडी। अब एक बार इसको रन करते हैं, Ctrl+Alt+N, एक नंबर इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 7 इंटर कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो यार जैसा कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि 7 सिर्फ 7 और 1 पे डिविजिबल है और इसी वजह से ये एक प्राइम नंबर है। अब एक बार इसको अगेन रन करते हैं, अब इंटर कर देते हैं हम 15, तो इसको क्या कहेगा, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर देखा जाए 15 3 पर भी डिविजिबल है, 5 पे भी डिविजिबल है, इसी वजह से 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर गया। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं। मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले n की वैल्यू स्कैन कर ली और फिर हमने अपना फंक्शन कॉल कर लिया। इस फंक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास नंबर 1 या 1 से छोटा होता है तो प्रिंट कर दो नंबर इज नॉट प्राइम। एक कंडीशन होगी। उसके बाद हमने लूप लगाया है और लूप में हमने क्या कंडीशन लगाई है, अगर हम नंबर को i की वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर आ जाता है 0 तो प्रिंट कर दो कि नंबर इज नॉट प्राइम। और उसके बाद हमने लिख दिया कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो प्रिंट कर देना नंबर इज प्राइम। तो यार ये वाला कोड था प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की, ये दूसरी प्रॉब्लम थी, इसको भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सो गाइस इस वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में एकदम इन डेप्थ सीख लिया। हमने सीखा कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सीखा फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर, फिर हमने आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में डिफरेंस को समझा एंड उसके बाद हमने देखी फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स, यानी प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। फिर हम चले गए फंक्शन डिक्लेरेशन की तरफ, जिसमें हमने सीखा कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को हम डिफरेंट मेथड से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर 4 मेथड्स देखे थे, void नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, void पैरामीटराइज्ड फंक्शन, रिटर्न टाइप नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन एंड रिटर्न टाइप पैरामीटराइज्ड फंक्शन। एंड देन हमने लास्ट पे देखा फंक्शन प्रोटोटाइप। होप सो ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और हम पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। फंक्शंस में पॉइंटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट। एंड इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आप भी ये सारे टॉपिक्स सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो आपको मिल रही होगी कुछ यहाँ, तो फटाफट से इस लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।